otherwise we will move ahead. अगर हम नेक्स्ट मैम टॉपिक एक की बार बात ओवरव्यू करें, दे दीजिए। ओवरव्यू दे दें एक बार वायरस का, ठीक है दे ही देते हैं। जस्ट अ मिनट, इन 5 मिनट्स वी विल सी वायरसेस के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया मैम था। इसकी पीपीटी आपने शेयर की है क्या वायरसेस की? वायरस की पीपीटी शेयर की है मैंने, ओके मैम। एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ, अगर नहीं करी है तो आज कर दूंगी मैं। ओके मैम, थैंक चेक कर दी है मैम आपने? मैंने की थी शायद, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, उसका बुक रेफरेंस नहीं शेयर किया मैंने जरूर, पर ये पीपीटी शेयर की थी। एनीवेज, वायरस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वायरस जो होता है वो एक तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है। वायरस इतना छोटा होता है कि तो वो एक बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, राइट। इसके लिए हमने कंपैरेटिव इसका एक ये डायग्राम देखा था कि ये हमारी रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के आगे ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया के सामने ये सारे वायरसेस हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस, ये फिर ये हो गया बैक्टीरियोफाज, ये हो गया पोलियो वायरस, ये हो गया और कोई बैक्टीरियोफाज MS2। इस तरीके से मतलब यू कैन इमेजिन कि वायरसेस कितने माइन्यूट होते हैं कि एक वायरस एक बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। फिर हमने इसके बारे में डिटेल्स देखे कि इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक वायरस के क्या होते हैं। तो 20 से लेके 300 नैनोमीटर तक की इनकी रेंज है, सिर्फ इनकी साइज जो होती है वो। उसके बाद इनमें जो न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जो प्रेजेंट होता है, वो आइदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होते, या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या तो आरएनए प्रेजेंट होता है। वायरस के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड एज सच प्रेजेंट होता है, इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोटिंग, और उसमें मेनली कोई ज्यादा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि वायरस के अलग अलग एक तो ये क्वेश्चन भी होता है कि आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। तो वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे होते हैं, हम कह सकते हैं। लिविंग इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको लिविंग कह सकते हैं। पर वायरसेस जो होते हैं, दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट ब्रेक डाउन देयर ओन फूड, दे कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, they cannot function on its their own, तो they cannot reproduce outside the host cell। तो इसका मतलब यह है कि उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे जो है वायरसेस लाई करते हैं। फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे कि डीएनए या आरएनए उसमें प्रेजेंट होता है। कैप्सिड जो होता है, उसका आउटर जो प्रोटीन कोड बना होता है उसको कैप्सिड कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन देखा था, जो कि हमने देखा था डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। क्रिस्टल लाइक होते हैं, स्फीयर्स होते हैं, गोल जैसे बॉल होता है, सिलिंड्रिकल होते हैं, या फिर स्पेसक्राफ्ट। जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो स्पेसक्राफ्ट टाइप होते हैं। यहाँ पे हमने उनके एग्जांपल्स देखे थे, क्रिस्टल्स लाइक पोलियो वायरस, सिलिंड्रिकल लाइक टोबैटो मोज़ेक वायरस, स्फीयर्स लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं लाइक बैक्टीरियोफाज। इस तरीके के हमने उनके एग्जांपल्स देखे थे। जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उसमें डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जांपल्स देखे थे, टोबैको वायरस, पोटैटो एक्स, एडिनो वायरस, HIV एंड बैक्टीरियोफाज। वायरसेस की खासियत एक ये होती है कि वायरसेस सबको इन्फेक्ट नहीं करते। जैसे कि वायरस कैनॉट इन्फेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें मैंने आपको कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया था कि आज की डेट में हम देखते हैं कि कोरोना इज सो मच आउटस्प्रेड, मतलब हुआ है उसका, बट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इट, राइट। व्हाई? बिकॉज वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर होस्ट्स। होस्ट मतलब कि जिनके बॉडी के अंदर जाके वो ग्रो करते हैं, उसमें वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। फिर हमने उनके लाइफ साइकिल के बारे में देखा कि वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो होती है लाइटिक साइकिल, एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में हमने देखा कि कैसे ये बैक्टीरियोफाज इस ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर बैठा है, फिर इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंजेक्ट किया, लेटर ऑन ये जो है ये घोस्ट सेल बना और ये निकल गया, और ये जो जेनेटिक मटेरियल अंदर उसने इंजेक्ट किया है वो आगे चल के मल्टीप्लाई हुआ और इस होस्ट सेल से बाहर निकल के ये थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हुआ, राइट। ये हो गई सिंपल लाइसोजेनिक साइकिल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं विच डू नॉट फॉलो द लाइसोजेनिक साइकिल। कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल जो होते हैं, इट इज अ मतलब लैक्टिक साइकिल इज अ पार्ट ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल, जिसमें क्या होता है कि कुछ टाइम तक वायरस उस होस्ट के अंदर ऐसे ही रहता है, ओके। उसको डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करेगा, उसको डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, कुछ टाइम तक वो वैसे ही रहेगा। और जैसे जैसे होस्ट के बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होती जाएगी, तो हर एक सेल के अंदर वो वायरस प्रेजेंट होगा,
राइट। कितनी खतरनाक कंडीशन है, आप देख सकते हो कि हर एक सेल के अंदर ये वायरस प्रेजेंट होगा और ये वायरस उसको बुरी तरह से इन्फेक्ट करेगा पहले, और एकदम से जो है उसका आउटबर्स्ट हो जाएगा एज एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस अराइव। ओके, सो समथिंग लाइक दिस हमने ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दे कैन नॉट किल वायरसेस, इसलिए एंटीवायरल मेडिकेशन है बट वेरी लिमिटेड। इसलिए कई बार कहते हैं कि अगर वायरल फीवर हुआ है तो वो अपने आप ही 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स जो है इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि बच्चों को जो वैक्सीनेशन की जाती है बचपन में, आपने देखा होगा टीके लगते हैं बच्चों के, तो उसमें भी एक तरीके से हम उनके बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जैसे कि अभी भी कह रहे हैं कि जब कोरोना का वैक्सीन आएगा तब ये प्रॉब्लम जो है ये कंट्रोल में आएगी। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद हमारे शरीर के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज जनरेट होती है, कुछ प्रोटीन मटेरियल ऐसे जनरेट होता है कि जब भी हम एक्सपोज होते हैं इस टाइप के इन्फेक्शन को, तो हम जो है उसके साथ फाइट कर सकते हैं। राइट, तो यहां तक जो हमने डिस्कस किया था ये था अबाउट वायरसेस। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट किया, इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको एज अ शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन पूरा हुआ अबाउट वायरसेस। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम आप इसके क्वेश्चंस भी दोगे? क्वेश्चंस मैं दे दूंगी आपको, जो मैं ओके बुक रेफरेंस शेयर करूंगी ना उसमें क्वेश्चंस भी होंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, राइट। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जो आज का डिस्कशन का हमारा मेन टॉपिक था उसके बारे में आगे बढ़ते हैं, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फो टॉपिक है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। मैम रिमेडियल ये बायो का बाद में कोई प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल भी होगा? इसकी फाइल में क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगी। बहुत जनरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ओके इसके, मैम। वो मैं आपको बता दूंगी क्या लिखना है। जिस तरह से आपने बाकी सब्जेक्ट्स की फाइल बनाई है वैसे इसकी फाइल भी बना लेना। जैसे कॉलेज आओगे हम सारे प्रैक्टिकल्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करके या परफॉर्म करके हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसकी फाइल भी मोटी लेनी है? हाँ जी, की फाइल भी मोटी लेनी है, पतली चलेगी? मैं प्रिफर करूंगी कि मोटी ही लो। क्यों पता है? क्योंकि फिर आपको कई बार आगे चल के 2 फाइलें बनानी पड़ती है, फिर आपको हैंडलिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो है अगर आप मोटी ही फाइल एक ही बनाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके मैम। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको बस बताती हूँ एक चीज। ये आई थिंक हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। मैं एक बार कंफर्म कर रही थी वही चीज। इज इट विजिबल? दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये जो है ना मेरे ख्याल से हमारा मॉड्यूल 2 हमने स्टार्ट किया है अभी। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, अभी बाद में बता दूंगी आपको। तो इसमें हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना है। मॉर्फोलॉजी मतलब कि उसका अपीयरेंस, वो कैसे दिखता है, एंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको पता है कि कुछ प्लांट्स नेचर में ऐसे होते हैं जिन पे फूल आते हैं, काफी अच्छे अच्छे फूल आते हैं कलरफुल से। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं आते, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, राइट। तो अभी हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो लिमिटेड रहेगा फ्लावरिंग प्लांट्स तक ही। अब अगर हम किसी फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो उसके जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वेलकम, उसके मेन अगर हम पार्ट्स देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी आप स्टडी कर सकते हो, उसके एक्सटर्नल पार्ट, वो कैसे दिखता है, उसके डायमेंशंस क्या है, कितना बड़ा है, कलर क्या है उसका, ओडर क्या है, टेस्ट क्या है, टेक्सचर क्या है, ये सारी चीजें। और एंजियोस्पर्म्स जैसे कि मैं आपको बता रही थी, दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा था। किंगडम प्लांटी में पहले ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सारे थे, और बाद में थे एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं आते हैं, राइट। और एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल आते हैं। तो अभी हमारा डिस्कशन जो है वो एंजियोस्पर्म्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स तक ही लिमिटेड रहेगा। These plants are characterized by presence of roots, stems,
लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जनरली हम देखते हैं कि प्लांट के यही बॉडी पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। अब अगर मेनली हम इनको क्लासिफाई करें तो एक होती है रूट सिस्टम, दैट इज अंडरग्राउंड पार्ट, और एक होती है शूट सिस्टम, दैट इज अबव द ग्राउंड पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लांट में यहाँ पे बिलो द ग्राउंड, अंडरग्राउंड इसका क्या है, रूट सिस्टम है। प्राइमरी रूट होता है एक बड़ा सा, और बाकी उसको छोटे छोटे रूटलेट्स या लैटरल रूट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम होता है, जैसे कि स्टेम होता है, लीफ होता है, बड होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इन सब की मॉर्फोलॉजी हमने 1 बाय 1 स्टडी करनी है। हो सकता है प्लस 2 लेवल पे आपने इसमें से कुछ चीजें स्टडी की हो, तो इट कैन बी यस मैम, नहीं, आपने तो स्टडी किया ही नहीं है प्लस 2 में, राइट? तो ठीक है, पर आपको कुछ मैम नॉलेज हो 10th लेवल सकती है। पे भी। यस 10th मैम, लेवल 10th पे आपने लेवल पे स्टडी भी। किया होगा, राइट? मैम ये मॉड्यूल 1 ही है अभी, मॉड्यूल मॉड्यूल 2 1 नहीं। ही है, ठीक है ठीक है, कोई यस बात मैम। नहीं। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बता रही थी आपको, क्या बता रही थी मैं, ये मटेरियल जो मैंने कलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने प्लस 2 की बुक से कलेक्ट किया हुआ है, राइट? ये मटेरियल प्लस 2 के बुक से और कुछ इंटरनेट से लिया हुआ है। तो अगर आप प्लस 2 की बुक भी रिफर करते हो इसके लिए तब भी ठीक है, मैं नोट्स अदरवाइज शेयर करने ही वाली हूँ आपके साथ। रूट, सबसे पहले है रूट। तो आपको पता है कि रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। जैसे कि आप कभी देखते हो, अगर घर में भी आप कभी स्प्राउट्स अगर बनाते हो, तो उससे जो रेडिकल निकलता है, जो अंकुरित होना हम कहते हैं, तो उससे जो है आगे चल के रूट सिस्टम जो है वो डेवलप होता है इस तरह से, राइट? रूट्स कैन बी टैप रूट्स, एक सिंगल रूट होता है जिसके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रूटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और इट कैन बी फाइब्रस रूट सिस्टम, जस्ट लाइक हेयर, छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और इट कैन बी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जैसे कि हम बरगद के पेड़ में देखते हैं कि एरियल रूट्स होते हैं, ये हवा में दिखते हैं हमें, ये रूट्स नीचे आए हुए हैं। तो इस तरीके से रूट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर हम टैप रूट की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी रूट दैट इज टैप रूट एंड इट्स ब्रांचेस दैट इज लैटरल रूट्स लाइक सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स। They are seen in dicotyledonous plants. Primary root is the elongated form. It is elongated from radical, like in mustard plant. यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी प्लांट का एक प्राइमरी, एक मेन रूट होता है जो थोड़ा सा मोटा होता है, और उसको फिर ब्रांचेस बन जाते हैं, सेकेंडरी रूट्स बन जाते हैं, टर्शियरी रूट्स बन जाते हैं, रूट हेयर, बाल जो उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें आप देख सकते हो मेनली ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, आपको पता है मोनोकोटिलेडोन एंड डाइकोटिलेडोन डिपेंडिंग अपॉन सीड ये होते हैं। ठीक है, तो जिसके 2 हिस्से हो सकते हैं किसी भी सीड के, वो होता है डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो उसके उस केस में इस टाइप के रूट्स जो है ये पाए जाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट, जो सरसों का पौधा होता है, आप देख सकते हो आजकल बहुत ज्यादा सरसों का पौधा आपको मिलेगा। उसको कभी अगर आप उखाड़ के देखोगे तो उसका जो रूट है वो टैप रूट है। ऑन द अदर हैंड फाइब्रस सिस्टम, इस तरह से जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हो गया गेहूं, फिर हो गया राइस, ये जो प्लांट्स होते हैं दे शो प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस रूट्स इस तरह से। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। These roots originate from the base of a stem to form fibrous root system. मतलब ये क्या करते हैं, स्टेम के बेस से ही ये ओरिजिनेट होते हैं। ऑल आर ओरिजिनेटेड लाइक, एक गुच्छा जैसे होता है बालों का, वैसे वो ओरिजिनेट होते हैं। एंड दे आर मेनली फाउंड इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स लाइक व्हीट, गेहूं या फिर मक्की होती है, कॉर्न या फिर राइस, इस सब में जो है इस टाइप का रूट सिस्टम जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट इज एडवेंटिशियस रूट, या फिर इसको हम एरियल रूट्स भी कहते हैं। रूट्स दैट अराइज फ्रॉम अदर रेडिकल्स, जैसे कि आपने बरगद के पेड़ पे देखा है कि कैसे ये रूट्स हैंगिंग रूट्स होते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल बनायन ट्री हमने लिखा है, ग्रास जो होती है, घास जो होती है नॉर्मल जो हम लॉन में उगाते हैं वो। तो इस तरीके के जो रूट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस और एरियल टाइप ऑफ रूट्स। अब अगर हम इस सिंपल रूट के अगर उसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले उसमें होता है रूट कैप, जो इसको एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है, जिसकी वजह से जो रूट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं मैं पहले आपको बताती हूँ। आपको पता है प्लांट जो होता है वो या तो उसकी जो ऊपर वाली टिप है, शूट है, उससे ग्रो करेगा, या तो उसका रूट है उससे ग्रो करेगा, राइट? तो ये जो ग्रोइंग सेल्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट हर तरफ से ग्रो नहीं करता है, राइट? तो ये जो ग्रोइंग सेल्स प्लांट में जगह जगह पे प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
मेरिस्टेमेटिक्स हम आगे इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी होती है, जो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करती है ताकि प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूट कैप जो है ये प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद इसमें रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां पे मैंने आपको बताया कुछ सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि जो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहां पे रूट एक्चुअली इलोंगेट करता है, बढ़ता है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पे जो है ये रूट मैच्योर पार्ट में होता है, जहां पे रूट हेयर आए होते हैं और ये एक अपने मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचा हुआ होता है। सो दीज आर डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ रूट, स्टार्टिंग विद रूट कैप प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसके बाद होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन एंड मैच्योरेशन रीजन, और रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर। they act as they help in absorption of water and minerals from the soil. अब इनके क्या क्या फंक्शंस है एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं। रूट कैप, इट इज द कवरिंग एट द अपेक्स ऑफ रूट, रूट का जो टिप होता है उसके ऊपर इसका कवरिंग होता है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो ये रूट कैप जो है ये करता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, it is seen above the root cap. Here the cells are very small, thin walled and with dense protoplasm and they divide very rapidly. ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं इनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। दे ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी वो मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए वो वहां पे प्रेजेंट होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन जो होता है, दिस रीजन इज जस्ट अबव मेरिस्टेमेटिक रीजन। हियर सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, जो सेल्स होते हैं वो इमीडिएटली इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट में उनकी ग्रोथ होती है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, रूट की लेंथ बढ़ाने में जो है ये रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन, द रीजन ऑफ proximal, the region proximal to elongation zone. Here the cells differentiate and mature. Maturation में जो है cells differentiate हो जाते हैं और वो एक maturity level में आके पहुंच जाते हैं। And root hair जो होते हैं, they are very fine, delicate, thread-like structures formed from epidermal cells in region behind the elongation and absorb water and minerals from the soil. आप यहाँ पे इतना ही याद रख सकते हैं कि ये बहुत ही fine, delicate, thread-like structure होते हैं and they help in absorption of water and minerals from the soil. ये हो गए रूट के पार्ट्स। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट, तो उसमें आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसके पार्ट्स लेबल करने हैं और इनके बारे में ये दो लाइनें जो है वो आपने लर्न करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ देर आर सम मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट्स, मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन उस प्लांट की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है या फिर वो प्लांट जो है उसका यूटिलाइजेशन क्या है, कौन से कंडीशंस में वो ग्रो कर रहा है, तो इस कंडीशन के ऊपर बेस जो है उसके रूट्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस जो है वो हो जाती है। जैसे कि in some plants roots are modified to perform functions other than absorption and conduction। मतलब देखो हमने देखा था कि रूट्स जो है उनका मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल होता है, राइट। बट इन दैट केस यहाँ पे कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन है, जैसे कि स्वोलन रूट्स फॉर स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि स्वीट पोटैटो होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, तो उन जो स्वोलन होते हैं जैसे लाइक कैरेट, तो दे आर फॉर सम अदर फंक्शंस। प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स एंड न्यूमोटोफोर्स। अब ये सब क्या है हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले स्वोलन रूट्स फॉर फूड स्टोरेज, जैसे कि आप देख सकते हो स्वीट पोटैटो, कैरेट, टर्निप, these are all the roots which are having their function for food storage. Tap roots of carrot, turnips and adventitious roots of sweet potato are mainly helpful as a food storage. ठीक है, however potato is not a root। आप कहोगे इसमें मैंने आलू क्यों नहीं बताया, क्योंकि आलू जो है वो रूट नहीं है, वो स्टेम होता है। क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, राइट नाउ रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो, या चुकंदर होता है, चुकंदर नहीं क्या कहते हैं इसको,
स्वीट पोटैटो को क्या कहते हैं? शकरकंजी। Prop roots, hanging structure that support banyan tree. Prop roots को हम कहते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ banyan tree, जो बरगद के पेड़ में हमें दिखते हैं, जो रूट्स ऊपर से नीचे एरियल रूट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज prop roots. They are mainly helpful for support. Next is stilt roots. The supporting roots coming out of the lower nodes of the stem, like in case of maize and sugarcane. ये कुछ ऐसे roots होते हैं जैसे कि मक्की में दिख सकते हैं या फिर शुगर केन, दैट इज गन्ना जो होता है उसमें दिखते हैं आपको, कि वो स्टेम से जस्ट बाहर निकले हुए होते हैं, अबव द सरफेस हम कह सकते हैं, राइट? और नीचे उसका और रूट सिस्टम अलग होता है, बट दीज आर जस्ट प्रेजेंट फॉर गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस. Pneumatophores, the roots that come out of the ground and grow vertically upward to get oxygen for respiration, like in case of rhizopora growing in swampy area. Swampy area मतलब कि जहां पानी इकट्ठा हुआ होता है, जहां दलदल होती है हम कह सकते हैं, वहां पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं पानी के अंदर, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके रूट्स जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेने के लिए, राइट? तो ये भी एक टाइप का मॉडिफिकेशन रूट्स में है, जो कि ऑक्सीजन लेने के लिए अबव द ग्राउंड जो है वो ग्रो करते हैं इन स्वैम्पी एरिया. स्वैम्पी एरिया मतलब जहां पे पानी है ठहरा हुआ, दलदल है, वहां पे इस टाइप के प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं. दीज आर द 4 मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स. पहला देखा हमने फूड स्टोरेज के लिए, लाइक इन केस ऑफ टर्निप, कैरेट्स, स्वीट पोटैटो. देन वी हैव सीन प्रॉप रूट्स इन केस ऑफ बनाना ट्री, देन स्टिल्ट रूट्स इन केस ऑफ मेज एंड शुगरकेन, देन pneumatophores as in case of rhizopora. ठीक है, तो ये हो गए रूट के मॉडिफिकेशंस. अब आगे फंक्शंस ऑफ रूट्स. एज वी ऑल नो, रूट्स के फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. इसका मेन फंक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन रहता है. इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स. प्रॉपर उनको होल्ड करना, जमीन में सपोर्ट देना, ये काम भी जो है ये रूट्स करता है. स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड एंड मटेरियल, जैसे कि हमने देखा था इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो, टर्निप, कैरेट, फूड मटेरियल को रिजर्व करने का काम भी ये रूट्स जो ये करते हैं. एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसे कि हमें पता है कि इंसान को ग्रो करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं which help in our development. इसी तरह से प्लांट के अंदर भी कुछ टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं. तो ये हार्मोन प्लांट के अंदर जो सिंथेसाइज होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे गेट सिंथेसाइज्ड इन रूट्स. तो रूट्स के ये मेन फंक्शन हो गए. पहला वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, दूसरा सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ये 4 फंक्शंस हो गए रूट के. अब हम आगे बढ़ते हैं. रूट के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है, यू विल स्टार्ट योर आंसर विथ व्हाट इज रूट. एक बार रिवाइज करते हैं. रूट क्या है, रूट के टाइप्स क्या है, देन उसके सिस्टम्स डिस्क्राइब करोगे. टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बताओगे. फिर रूट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करोगे, उसके हर पार्ट को एक्सप्लेन करोगे आप. फिर मॉडिफिकेशंस बताओगे 4, सोलन रूट्स, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स एंड न्यूमेटोफोर्स. ये 4 इसके मॉडिफिकेशंस बताओगे. लास्टली यू विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ रूट्स एंड योर आंसर विल बी कंप्लीटेड. ठीक है. नेक्स्ट मैम, उसका पिक्चर भी बनाना होगा क्या मैम? पिक्चर आपने ये बनाना होगा, ये वाला ना. रूट्स में बाकी कोई पिक्चर ना बनाइए आप, कोई बात नहीं है. कोई पिक्चर नहीं बनाओगे तब भी ठीक है, बट रूट के पार्ट्स एक्सप्लेन करने वाला पिक्चर आपने जरूर बनाना है. ओके, 10 मार्क्स में अगर आया तो मैम? ये अकेला 10 मार्क्स में नहीं आएगा, ये एज अ शॉर्ट नोट आएगा, तो उसमें भी अपने पिक्चर जो है वो बनाना ही है. और इतना पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ये पूरा एक्सप्लेन करना है. हाँ जी, हाँ जी. ओके मैम. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेम. रूट का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? स्टेम होता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रूट सिस्टम है, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, जहां वो जमीन के ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो ये उसका एक स्टेम जो होता है, या प्लांट का हम तना कहते हैं जिसको, वो होता है. ओके. It is the ascending part of the axis that develops from the plumule of the embryo of a germinated seeds. Germinated seed जो होता है उसका एक पार्ट तो रूट बनता है और उसका एक पार्ट जो है प्लिम्यूल जो होता है उसका, वो आगे चल के उसका प्लांट बनना शुरू हो जाता है.
It bears branches, leaves, flowers, fruits, buds, nodes and internodes. ठीक है, इस स्टेम के ऊपर ही इस प्लांट का बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. उसके ऊपर ही ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स. हर चीज जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होती है. नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर द रीजन्स ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न. जहां पे ये पत्ता उग रहा है, आप देख सकते हो, राइट? तो ये जो रीजन है, ये जो जगह है, इसको हम नोड कहते हैं. एंड इंटरनोड्स आर द पोर्शंस बिटवीन टू नोड्स. मतलब कि इस नोड के और इस नोड के बीच में जो जगह है, इसको हम इंटरनोड कहते हैं. नोड वो जगह होती है जहां से लीफ निकलता है बाहर, और दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम इंटरनोड कहते हैं. Young stem is generally green and later often becomes woody and dark brown. जो young stem होता है वो यूजुअली ग्रीन होता है, इजी टू ब्रेक होता है थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है वो वुडी और ब्राउन कलर का बन जाता है. क्या क्या फंक्शन है स्टेम के? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इसका मेन फंक्शन है कि ये ब्रांचेस इससे बाहर निकलेंगी, उसके ऊपर फ्रूट्स आएंगे, उसके ऊपर लीव्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, एवरीथिंग विल बी देयर. इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस. ये जो रूट्स से जो वाटर और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो ऊपरी प्लांट को प्रोवाइड करने का काम जो है वो ये स्टेम करता है. और फोटोसिंथेसिस करने के बाद लीफ जो चीजें जनरेट कर रहा है, शुगर जनरेट होती है फोटोसिंथेसिस में, राइट? तो वो शुगर बाकी सारे प्लांट को प्रोवाइड करने का काम भी ये स्टेम ही करता है. Some stems help in food storage, support, protection and vegetative propagation also. कुछ stems जो modified stems होते हैं, they help in food storage, support, protection and vegetative propagation. इनको हम डिटेल में देखेंगे अभी. मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. अभी क्या क्या इसका क्या क्या रोल रह सकता है? एक तो फूड स्टोरेज, जस्ट लाइक पोटैटो. स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फैलोक्लैट्स, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर. अब ये सब क्या क्या है, आपको चीजें नहीं होगी समझने में, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, फूड स्टोरेज. एग्जाम्पल, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमीकंद, कैलोकेशिया, मतलब अरबी जो होती है वो, ये सारे फूड स्टोरेज के स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम्स है. ओके, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. पेरिनेशन मतलब कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जब वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, तो जमीन के नीचे ये जो फूड स्टोरेज, ये जो स्टेम है, ये जमीन के नीचे एज सच रहता है. एज एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स, इट रीग्रोज. अब आप मुझसे पूछोगे कि पोटैटो और कैरेट दोनों अंडरग्राउंड है, दोनों फूड स्टोर करते हैं, तो इनमें से एक स्टेम क्यों है और एक रूट क्यों है? ये स्टेम्स इसलिए हैं, ये सारे स्टेम्स इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. आप कभी भी देखिए, अगर आलू आपके घर में काफी दिनों के पड़े होते हैं तो उनके ऊपर छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्प्राउट्स आ जाते हैं, आपने कभी देखा होगा उनको, राइट? सिमिलरली इन केस ऑफ जिंजर ऑल्सो. तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि इनके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन रूट्स. तो ये मेन डिफरेंस है. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे, पोटैटो, अदरक, हल्दी, जिमीकंद, अरबी, ये सारे एग्जांपल्स जो है दे आर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज. ओके, दो काम है इसके, एक तो फूड स्टोर करता है स्टार्च फॉर्म में, और दूसरा ही जो है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में अब उस प्लांट को सरवाइव करता है, जमीन के नीचे ये रहता है, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है वो प्लांट फिर से रीग्रो कर सकता है. नेक्स्ट इज स्टेम टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा, ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्रीपर्स होते हैं ना, जो बेल होती है, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स जो हम कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कद्दू जो होता है, या फिर आपने घर में देखा होगा कई बार हम करेले की बेल उगाते हैं, तो उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी और प्लांट के ऊपर वो चढ़ते हैं ताकि वो आगे क्रीप कर सके. तो उस सपोर्ट के लिए, अपने आप को बांध के रखने के लिए जो है वो इस तरह से स्टेम टेंड्रिल, जैसे वायर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, इससे अपने आप को कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढते हैं. तो ये भी स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है. ओके, स्टेम टेंड्रिल्स कॉइल्ड होते हैं, ऐसे इनकी स्प्रिंग की तरह ये बने होते हैं. स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड फ्रॉम ऑक्सिलरी बड्स.
उस स्टेम के ऊपर जो ऑक्सिलरी बड, जो कली, जो ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है, उससे ये स्ट्रक्चर बनता है. दे हेल्प प्लांट टू क्लाइंब. जिस प्लांट को आगे क्लाइंब करना है, आगे बढ़ना है, बेल जैसे हम देखते हैं कि वो स्लेंडर होती है, उसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, तो इससे जो है वो सपोर्ट लेते हैं. जस्ट लाइक इन केस ऑफ कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप्स, इन सब में ये स्टेम टेंड्रिल्स जो है ये प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज थॉर्न्स, जो कांटे उगते हैं, ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, राइट. कांटे बहुत कॉमनली हम देखते हैं गुलाब के पौधे के ऊपर होते हैं, बोगनविलिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, नींबू के पेड़ के ऊपर कांटे प्रेजेंट होते हैं. दे आर वेरी कॉमनली फाउंड, राइट. तो दीज आर वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड फ्रॉम ऑक्सिलरी बड्स. दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. एनिमल्स उनको ना खाए, इसलिए उसको नेचर ने जो है एक डिफेंसिव मैकेनिज्म दिया हुआ है, सो दैट वो सर्वाइव कर सके. लाइक इन केस ऑफ सिट्रस, लाइक लेमन एंड बोगनविलिया. बोगनविलिया का पेड़ भी आपने प्लांट देखा होगा, श्रब देखा होगा, उसके ऊपर भी कांटे प्रेजेंट होते हैं. दैट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन. मेन फंक्शन प्रोटेक्शन. Phylloclades. It is green, flattened or fleshy cylindrical stem containing chlorophyll for photosynthesis, mainly in case of cactus. It is found in some plants of arid regions. जिस एरिया में पानी की कमी होती है, डेजर्ट्स, जो रेगिस्तान होते हैं जहां पे पौधों को पानी नहीं मिलता है, तो उनके स्टेम्स जो है ये मॉडिफाई हो जाते हैं. वो थिक, फ्लैशी बन जाते हैं क्योंकि उनको अपना पानी बचाना होता है, और ग्रीन इन कलर क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करते हैं, राइट. तो इन केस ऑफ कैक्टस, जहां मैंने आपको डायग्राम्स दिखाए हैं, ओपुंशिया, इसको ओपुंशिया कहते हैं, एंड यूफोर्बिया, ये प्लांट्स जो है, जस्ट किसी भी कैक्टस को अगर आप लेंगे, एलोवेरा को भी देखेंगे अगर, तो उसमें ये फैलोक्लैड्स जो है ये इस टाइप का स्टेम जो है ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज स्टोलॉन. स्टोलॉन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. एक प्लांट ग्रो कर रहा है, तो उससे एक रनर या इस टाइप का एक स्टेम डेवलप होता है, जो कि आगे कहीं जाके फिर उससे रूट्स जो है वो डेवलप होते हैं, एंड इट ग्रोज. लाइक इन केस ऑफ मनी प्लांट, अपने मनी प्लांट को कभी ग्रो किया होगा तो आप देख सकते हो, उसमें ये स्टोलॉन्स बनते हैं और आगे चल के उससे नया मनी प्लांट उग सकता है, राइट. इन केस ऑफ पुदीना, पुदीने का पौधा अगर कभी अपने घर में लगाया होगा तो आप देख सकते हो कि एक पौधा अगर आप लगाते हो, एक जड़ अगर लगाते हो, तो पूरा गमला भर जाता है कुछ दिनों में. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये स्टोलॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो स्टोलॉन्स क्या है? इट इज अ स्लेंडर lateral branch that arises from the base of the main axis, and after growing aerially for some time, it develops downwards, touch the ground and forms a new plant. Like in case of mint, jasmine, ये सारे जो plants है, इसके अंदर ये stolons जो है ये present होते हैं. इसको runners भी कहते हैं. Next is offset. Offset क्या है? It is a lateral branch with short internodes, and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots. ये मेनली एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है. जैसे एक प्लांट है, इसके इंटरनोड से एक आउटग्रोथ हो गया, आगे चल के उससे एक नया प्लांट डेवलप हुआ, और इस तरह से वो कंप्लीट एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं. लाइक एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकोर्निया, ये प्लांट्स जो है इनमें ये ऑफसेट्स जो है ये पाए जाते हैं. Lateral branches with short internodes and each node bearing a rosette of leaves, मतलब उनके ऊपर leaves present होते हैं और roots भी present होते हैं. Suckers. It is a lateral branch that originates from the basal underground portion of the main stem. It grows horizontally beneath the soil and comes out obliquely upward, giving rise to leafy shoots. जैसे आपने देखा होगा कि बनाना, जो केले का पेड़ होता है, एक केले का पेड़ अगर आप लगाओगे तो उसके आसपास बहुत सारे केले के पेड़ अपने आप उग जाते हैं. हाउ? बिकॉज इट इज हैविंग सकर. सकर होता है वो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, ये स्टेम होता है, रूट का पार्ट नहीं, ये स्टेम होता है प्रेजेंट, और जैसे इसको फेवरेबल कंडीशंस लगती है वो जमीन के ऊपर आके एक नए प्लांट में ग्रो करता है. लाइक इन केस ऑफ बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिजेंथेमम. क्रिजेंथेमम एक फूल का पौधा होता है, उसमें ये इस तरीके से ग्रो कर सकता है. तो ये जो सारे हमने देखे, तो एलोवेरा में भी होता है ना. ये तो एलोवेरा में भी होता है, वो भी तो मतलब उसके रूट से बहुत सारे निकलते जाते हैं, मतलब न्यू प्लांट. हाँ, निकलते तो जाते हैं, रूट से भी जाते हैं. यस. और लास्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ
Some plants like grass or strawberry spread to new niches and when older part dies, new plants are formed. जैसे कि हम ग्रास देखते हैं, जो घास होती है जिससे हम लॉन के ऊपर वगैरह उगाते हैं, तो उसके जो ये स्टेम्स है ये भी मॉडिफाइड होते हैं, जिससे कि अगर एक ऊपर वाला प्लांट निकल जाता है, हम तोड़ते हैं कई बार उसको निकाल लेते हैं, तो वो रीग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो हमने देखे ये मॉडिफिकेशंस हो गए स्टेम के। स्टेम के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है तो हम स्टार्ट करेंगे विद द पॉइंट दैट इज स्टेम जो होता है ये जो है एरियल पार्ट होता है, जिसके ऊपर जो है अलग अलग चीजें लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, इंटरनोड्स क्या होते हैं ये बताएंगे हम। स्टेम के फंक्शंस बताएंगे कि स्प्रेडिंग ब्रांचेस, फ्लावर्स, उसके बाद कंडक्शन, उसके बाद फूड स्टोरेज, ये तीन इसके मेन फंक्शंस है। फिर इसके हमने मॉडिफिकेशंस देखे। फर्स्ट मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज एज इन केस ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमिकन एंड कोलोकेशिया। कोलोकेशिया मतलब कि अरबी। फिर हमने उसका अगला मॉडिफिकेशन देखा स्टेम टेंड्रिल्स, जो कि जो बेल होती है उनके अंदर ही हम देखते हैं, जैसे कि कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, करेला, ग्रेप वाइन, इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद थॉर्न्स मतलब कि कांटे, लाइक इन केस ऑफ नींबू का पेड़ होता है बोगनविलिया, इसमें ये पाए जाते हैं। Phaloclads mainly found in cactus. Stolons like in case of mint, jasmine, money plant, इन सब में ये पाए जाते हैं। Offsets mainly in aquatic plants. Suckers are mainly found in the plants like as you have rightly pointed out, aloe vera, banana tree, pineapple tree, इन सब में ये suckers present होते हैं। एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होते हैं कई बार जैसे इन केस ऑफ ग्रास और स्ट्रॉबेरी, तो उसमें अगर हम एक पोर्शन उसका ड्राई हो जाता है, अगर वो डाई हो जाता है, मर जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेम्स ऊपर आते हैं, उगते हैं एंड दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने पहला पार्ट देखा दैट वाज ऑफ रूट एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टेम। तो आज के लिए हम इतना ही अपना डिस्कशन लिमिट करेंगे। आपने करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज द क्लास इज ओवर फ्रॉम माय पार्ट, यू कैन लीव। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास लीव कर सकते हो। मैम डाइकोटिलीडॉन्स और मोनोकोटिलीडॉन्स बता दो एक बार मैम प्लीज। ओके, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन्स जो होते हैं ये होते हैं सीड्स। ठीक है, कुछ सीड्स आप अपने घर में देखिए, मूंगफली देखिए सबने, मूंगफली को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखती है वो, और एक मूंगफली के यहाँ नीचे एक कुछ गोला सा बना होता है, राइट। अगर आप मूंगफली को, कच्ची मूंगफली को अगर कुछ दिन पानी में डाल के या मॉइस्ट जगह पे रखते हो तो उससे पौधा बाहर निकल सकता है। ओके, तो ये जो मूंगफली है जिसके दो हिस्से हैं, बादाम आलमंड जो होता है उसको अगर कट करोगे तो उसके भी दो हिस्से बनते हैं, दे ऑल आर डाइकोटिलीडोनस, मतलब उसके सीड के दो इक्वल हिस्से हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड टेक एग्जांपल ऑफ व्हीट, गेहूं, मक्की, चावल, इन सबको अगर आप लोगे और इनके अगर दाने आप कट करने की कोशिश करोगे, टूट तो वो जाएंगे बट दे विल नॉट डिवाइड देमसेल्व्स इन इक्वल हाफ्स, राइट। दे आर मोनोकोटिलीडोनस, और जो सीड्स इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं वो डाइकोटिलीडोनस होते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। और क्वेश्चन स्टेम और इंटरनोड में क्या फर्क है? नोड और इंटरनोड, स्टेम के ऊपर स्टेम और